नमस्कार। आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की एक खास किताब तिरुपु मुनाइगिल मतलब जीवन के निर्णायक मोड़ों पर बात करेंगे। हाँ, ये उनकी जानी-मानी किताब विंग्स ऑफ फायर का ही अगला हिस्सा है। बिल्कुल। और इसमें उनके जीवन के बाद के सालों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है, खासकर राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान के उनके फैसले, उनकी चुनौतियां और जो उन्होंने सीखा। सही। हमारा मकसद है उन पलों को समझना जिन्होंने ना सिर्फ कलाम साहब की जिंदगी बदली बल्कि शायद भारत की दिशा पर भी असर डाला। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। रामेश्वरम से रायसीना हिल्स तक का सफर अपने आप में कमाल का है, पर ये किताब उन खास मोड़ों, उन टर्निंग पॉइंट्स पर रोशनी डालती है जहां उनके निजी चुनाव देश के लिए बहुत अहम बन गए। ये सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि उन फैसलों के पीछे की सोच और उनका क्या असर हुआ उसे समझने का एक जरिया है। किताब में एक बहुत ही प्रभावशाली मोड़ का जिक्र है शुरू में ही, जब करियर की शुरुआत में उन्होंने विदेश में एक अच्छी मोटी तनख्वाह वाली नौकरी ठुकरा दी थी। हाँ, ये बहुत सुना है हमने। उन्होंने भारत में रहकर साइंस के जरिए देश सेवा का रास्ता चुना। ये तो फैक्ट है, पर क्या किताब बताती है कि इसके पीछे उनका क्या सोचना था? कोई अंदरूनी कश्मकश? हाँ, ये इंटरेस्टिंग है। किताब इसे सिर्फ देशभक्ति का जज्बा कहकर नहीं छोड़ती। वो बताती है कि ये एक बहुत सोचा समझा फैसला था। उन्हें लगता था कि उनकी जो वैज्ञानिक समझ है, जो काबिलियत है, वो भारत की जमीनी जरूरतों के लिए ज्यादा काम आएगी। अच्छा। हाँ, किताब में इस बात का जिक्र है कि असली चुनौती तो अपने लोगों के बीच रहकर उनकी मुश्किलें हल करने में है। तो ये सिर्फ त्याग नहीं था, बल्कि एक तरह की स्ट्रैटेजी थी अपने विजन को भारत में ही पूरा करने की। ये एक अलग नजरिया है। फिर आता है उनका प्रधानमंत्री का मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार बनना और बाद में राष्ट्रपति चुना जाना। यहाँ तो मामला और भी पेचीदा हो गया होगा। बिल्कुल। किताब बताती है कि उन्हें तकनीकी महत्वाकांक्षाओं, नैतिक सवालों और राजनीतिक दबावों के बीच संतुलन साधना पड़ा। कोई खास उदाहरण है किताब में इसका? हाँ, जरूर। किताब बताती है कि राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका वो वैज्ञानिक दिमाग तो चलता ही रहता था। जैसे परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जो फैसले थे, उन पर वो सिर्फ एक राष्ट्राध्यक्ष की तरह नहीं सोचते थे, बल्कि एक वैज्ञानिक की नजर से भी देखते थे। किताब में एक घटना का जिक्र है जहां उन पर एक विवादास्पद अध्यादेश पर साइन करने का दबाव था। अच्छा। और उन्होंने नैतिक और संवैधानिक दोनों पहलुओं पर काफी गहराई से सोचा, विचार किया। ये दिखाता है कि वो सिद्धांतों पर टिके रहते थे, पर साथ ही प्रैक्टिकल हल निकालने की भी कोशिश करते थे। और ऊंचे पदों पर मूल्यों को बनाए रखना कितना मुश्किल पर कितना जरूरी है। किताब उनके संघर्ष को काफी बारीकी से दिखाती है। ये वाकई दिलचस्प है। पर किताब सिर्फ बड़ी राजनीतिक या वैज्ञानिक बातों तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है कि ये एक लीडर के तौर पर उनके अंदरूनी विकास को भी छूती है। जैसे उनका मानना था कि लीडरशिप हुक्म चलाने में नहीं, प्रेरणा देने में है। सही कहा। उन्होंने अपने कार्यकाल में 500 से ज्यादा स्कूलों का दौरा किया। किताब इन दौरों के बारे में क्या कहती है? क्या वो सिर्फ भाषण देते थे? नहीं, किताब के हिसाब से ये दौरे उनके लिए टू वे कम्युनिकेशन थे। वो सिर्फ बच्चों को बड़े सपने देखो नहीं कह रहे थे, बल्कि वो उनसे सीख भी रहे थे। उनकी उम्मीदें, उनकी परेशानियां, जमीनी हकीकत, वो सब समझ रहे थे। अच्छा। किताब में उनके कुछ नोट्स का जिक्र है जहां वो बच्चों के सवाल और उनके आइडियाज लिख लेते थे। तो उनका नेतृत्व सुनने और समझने पर आधारित था। और हाँ, उनकी सोच के दूसरे पहलू भी हैं, जैसे असफलता से सीखना, अकेलेपन में सोचना और विनम्रता को ताकत समझना। आपने उनकी सोच का जिक्र किया। किताब में कुछ आध्यात्मिक गुरुओं से उनकी मुलाकातों का भी जिक्र है, जैसे प्रमुख स्वामी जी, श्री श्री रविशंकर, माता अमृतानंदमयी। इन मुलाकातों ने उनकी सोच पर क्या असर डाला किताब के मुताबिक? किताब बताती है कि ये मुलाकातें उनके लिए सिर्फ फॉर्मल नहीं थी। इनसे उन्हें कर्मयोग मतलब बिना किसी फल की इच्छा के काम करने और मन की शांति बनाए रखने की प्रेरणा मिली। खासकर राष्ट्रपति पद के भारी दबाव के बीच ये आध्यात्मिक बातचीत उन्हें एक नैतिक स्पष्टता और कह सकते हैं एक इमोशनल बैलेंस देती थी। किताब में उनके हवाले से लिखा है कि कैसे इन गुरुओं ने उन्हें सिखाया कि सच्ची सेवा किसी पद या ताकत पर निर्भर नहीं करती, वो तो अंदर के समर्पण और शांति से आती है। और फिर किताब का एक बहुत ही मानवीय बल्कि मार्मिक पहलू भी है, कलाम साहब की अपनी गलतियों या कहें अफसोस के बारे में उनकी ईमानदारी। हाँ, वो घटना। उन्होंने उस घटना का जिक्र किया जहां वो एक स्कूली छात्रा से मिल नहीं पाए थे, जिसकी बाद में एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनका वो वाक्य, एक पल का मूल्य तभी पता चलता है जब वो याद बन जाता है, ये बहुत गहरा है। बिल्कुल। और ये उनके कैरेक्टर की गहराई दिखाता है। किताब इस घटना को सिर्फ एक व्यक्तिगत अफसोस की तरह नहीं देखती, वो इसे लीडरशिप की जिम्मेदारी और हर पल के महत्व से जोड़ती है।
सही। ये याद दिलाता है कि सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोग भी आखिर इंसानी होते हैं। उनके फैसलों का या कभी-कभी फैसला ना लेने का भी लोगों पर सीधा असर पड़ता है। और उनका राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद भी शिक्षा और युवाओं के लिए लगातार काम करते रहना शायद इसी जिम्मेदारी के एहसास को दिखाता है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? कलाम साहब का सपना था एक विकसित भारत का, जहां विज्ञान, नैतिकता, करुणा सब साथ चलें। उनका वो मशहूर कोट, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। ये इस किताब में कैसे झलकता है? ये किताब उस कथन को जैसे जिंदा कर देती है। वो दिखाती है कि कलाम साहब के लिए ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं थी। ये उनके हर फैसले, हर एक्शन के पीछे की ड्राइविंग फोर्स थी। तिरुप्पुमुनेगल सिर्फ उनकी कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए एक आईना है जो अपनी जिंदगी में कोई सार्थक, निर्णायक मोड़ लाना चाहता है, चाहे वो व्यक्तिगत स्तर पर हो या देश के लिए। किताब यही कहती है कि बड़े सपने देखना ही काफी नहीं है, उन्हें सच करने के लिए लगातार मेहनत और लगन चाहिए। तो संक्षेप में कहें तो तिरुप्पुमुनेगल डॉक्टर कलाम के जीवन के बाद के हिस्से में उनकी ईमानदारी, उनके समर्पण और उनकी दूरदर्शिता का एक बहुत गहरा दस्तावेज है। ये हमें उनके फैसलों के पीछे की सोच समझने में मदद करती है। बिल्कुल सही कहा। और ये किताब एक सवाल भी छोड़ जाती है हमारे लिए। कलाम साहब ने उन सपनों पर जोर दिया जो सोने ना दे, जो देश सेवा के लिए जगाए रखें। हाँ। तो आज के भारत के लिए, उसके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए, उस तरह के जज्बे वाली कार्रवाई को फिर से जगाने के लिए व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर किस नए निर्णायक मोड़ की जरूरत हो सकती है? ये सवाल किताब पढ़ने वाले के मन में जरूर आता है।